बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बजट के बाद इस हुकूमत के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी फारिग होने जा रहे हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स बाखबर हलकों की जानिब से बड़ा दावा सामने आया है। एक तो ये आपके साथ मैंने शेयर करना है। दूसरी बड़ी खबर नाजरीन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी चार्ज संभाल लिया है, कमर कस ली है। और 3 जून को जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम मुकदमे की समाअत होगी, वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ भी तमाम तर नज़रें होंगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तौहीन अदालत से मुतल्लिक अहम तरीन जो मामला है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, अदालतें जिन्होंने दबाव को मुस्तरद करते हुए आईन व कानून के मुताबिक फ़ैसला करने का एक इरादा किया और डट कर खड़ी हो गई। एक आला अफसर की गिरफ्तारी और आला अफसर को सज़ा सुनाने से मुतल्लिक एक हुक्म सामने आया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये भी बजट के बाद इस हुकूमत के साथ फारिग होंगे। कैसे? ये सीनियर सहाफ़ी हैं जी, नजम सेठी साहब। इनके साथ इख्तलाफात और दीगर जो मामलात हैं उसको थोड़ी देर साइड पर रखें। और एक बड़ा दावा इनकी जानिब से किया जा रहा है, ना सिर्फ सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से, बल्कि ये यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो ताकतवर हलके हैं उन्हें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पर ले जाने में कामयाब हुई है। और जो मार्शल लॉ के हवाले से कुछ रोज़ कबल बातें चली थी जी कि हो सकता है कि शायद कोई जो मार्शल लॉ है वो लग जाए, लेकिन ऐसा इकदाम नहीं उठाया जाएगा। क्यों नहीं उठाया जाएगा ये भी सुनिएगा। ये छोटा सा क्लिप है, फिर उसके बाद आते हैं कि काम पे टांग ली हैं और आपने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करना, जो भी वजह है, तो फिर उस न्यूक्लियर वेपन की वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, वैल्यू रहती है कि जब तक सबको पता हो कि फर्स्ट स्ट्राइक हम कर सकते। अच्छा, ये न्यूक्लियर वेपन से यहाँ पर मुराद मार्शल लॉ जो है वो नजम सेठी साहब कह रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन से मुराद यहाँ पर ये है। इन दिस केस न्यूक्लियर ऑप्शन यही है ना, आप टेक ओवर कर लें और फिर सबको जेलों में डाल दें और उसके बाद सबको ठीक, उसके बाद सबसे मुराद सभी है मेरा। आप पूछे ना क्या कौन कौन है उसमें आ जाता, सारे ही आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर और 2-3 दफा ये मुल्क में और भी चक्का ऐसे ही है ना। तो अगर ये न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल हो गया तो फिर क्या होगा? तो ये सवाल अभी भी जवाब इसका लोग तलब कर रहे हैं। पीटीआई का ये ख्याल है कि ये न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, क्योंकि इनमें इतनी बस की बात नहीं है कि ये न्यूक्लियर ऑप्शन करें और फिर इस मुल्क को चलाएं विदाउट सिविलियंस। ठीक है, एक डिक्टेटरशिप कायम करें मिलिट्री, ये कोई समझते हैं कि ये हो नहीं सकता, बड़े मुश्किल हालात है इस मुल्क के, ये नहीं चला सकते। और अगर ये जाएंगे उस तरफ तो इनके अंदर बगावत हो जाएगी। तो 2 रीज़न इन्होंने बताई हैं जी कि अगर ये ऑप्शन इस्तेमाल किया गया तो अव्वल तो मुल्क चला नहीं पाएंगे और दूसरा अंदर से ही जो बगावत है वो हो जाएगी। तो इस वजह से ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आगे सुनिए। तो इस वजह से उनको पता है कि अब न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं इस्तेमाल होने, बह जाओ की कर लें, आगे बढ़ते रहो। अब क्योंकि जुडिशरी साथ है ना, अगर ना होती तो यहाँ तक ये बात ही ना पहुँचती। तो अब मेरा ये कहना है कि बजट के बाद यस, रमेश साहब सही कह रहे हैं, जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, उसकी तो आज तौर पर शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी से भी काम चल जाएगा या नई हुकूमत को ये रुखसत होना पड़ेगा? आरिफ अलवी साहब तो कह रहे हैं इमरान खान को रिहा कर। सिर्फ हुकूमत को रुखसत की बात नहीं है, बात कुछ और है। हाँ ठीक है, वो छोड़ दो ना, वो वही बात ना कि ये गवर्नमेंट का तो कोई अहमियत ही नहीं है। हाँ, ये गवर्नमेंट तो वैसे ही फारग है। हाँ। जिस तरीके से इनको इनसे जो काम लिए जा रहे हैं वो तो अगर कल इलेक्शन होता थे तो मतलब है कि शक्ल नहीं दिखा सकेंगे, रोड़े पहनेंगे ना, तो इसलिए ये गवर्नमेंट इज नॉट रेलेवेंट। ठीक है, रेलेवेंसी है 2 चीजों की कि खान साहब के लिए जिनको टारगेट किया जा रहा है, एक वो और एक ये कि फ्रेश इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसमें इलेक्शन कमीशन ये फारग हो। जाहिर है बड़े मामला तो ये भी इलेक्शन कमीशन है ना, बहुत कुछ फारिग होगा, बहुत कुछ फारिग होगा। और फिर उसमें जो फ्रेश इलेक्शन की तरफ जो चीज़ें जाएंगी उसमें जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं फिर वो भी फारिग होंगे। तो बहरहाल जी, नजम सेठी साहब ने एक तो रमेश कुमार साहब ने जो गुफ्तगू की थी, मैंने लास्ट कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर की थी कि ये जो हुकूमत है वो गिरने जा रही है, इस चीज़ को इंडोर्स भी कर रहे हैं कि बिल्कुल जी वो सही कह रहे हैं।
और दूसरा सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि 2 ऑप्शंस उन्होंने भी दिए थे, फ्रेश इलेक्शन या पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो तब्दील हो जाएगी और जो फॉर्म 45 के मामले हैं अदालतों में वो फिर रिवर्स होंगे और पीटीआई को सीटें मिलेंगी, या तो फिर दोबारा इलेक्शन होगा। और ये तमाम तर चीज़ें फिर ऐसे ही नहीं होंगी, फिर सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो भी इस मौजूदा जो सेटअप है इसमें फिर वो हिस्सा नहीं रहेंगे। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, जो कि नजम सेठी साहब की जानिब से ये कुछ चीज़ें जो है उस आगे कुछ बातें जो है वो की गई हैं। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, जहां कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट बैठ रही है, वहीं पर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बड़े केस की समाअत होने जा रही है। नज़रें तो सारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ होंगी, लेकिन असल जो मामला है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कैसे जी? एक तो तौहीन अदालत का मैटर जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं उनकी फैमिली का जो डेटा लीक्स वगैरह का केस था, इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब सरबराही कर रहे हैं बेंच की, और कल इस इम्पोर्टेंट केस की समाअत होने जा रही है। 23 मई के बाद ये केस नहीं लगा, फिक्स हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद बेंच की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से ये केस मुलतवी हो गया। और इसमें एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि ये केस जो कि कल 3 जून को होने जा रहा है, ये पहले 6 जून को समाअत के लिए मुकर्रर था, और अब ये 6 जून के बजाय 3 जून यानी कि कल समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस इजाज़ इसहाक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर, ये 3 रुकनी बेंच है, लार्जर बेंच जो इस केस की समाअत करेगा। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 6 तारीख से पहले केस मुकर्रर हुआ और 6 तारीख से फिर हटाकर 3 जून को केस की जो समाअत है वो होने जा रही है। और इसमें ऑलरेडी जो तलबियाँ वगैरह हैं वो हो चुकी हैं, जवाब वगैरह मांगा गया है। तो ये मामला भी तौहीन अदालत का, ये ऐसे नहीं होगा कि बस खामोशी इख्तियार कर ली जाए। और ये जो डेटा लीक हुआ है ये ऐसे डेटा लीक नहीं हो सकता, इस पर इवन के जस्टिस अतरमुल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि ये तो फिर इदारे हैं इसमें, क्योंकि वहीं से डेटा लीक हुआ है तो उनके बगैर कैसे ये लीक हो सकता है। तो फिर ये जो सारी कड़ियाँ हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये एक्शन लिया हुआ है तो ये बहुत दूर तक जाकर मिलती हैं। तो उस तनाजुर में देखा जाए तो ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस केस का जल्दी लगना ये भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है कि जो मामलात हैं वो अब ऐसे ही नहीं चलेंगे, यानी कि जो ताकतवर हैं वो अब ऐसे नहीं होगा कि अपनी ताकत को भरपूर इस्तेमाल कर सकें। नजम सेठी साहब ने भी कहा ना कि इमरान खान साहब भी डट गए हैं, और फिर मज़े की बात ये हुई है कि इमरान खान साहब के साथ इस वक्त जो अदलिया है वो भी डट गई है, और इस वक्त मसला सारा का सारा ताकतवरों को यही है। आगे चलते हुए नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट से भी बड़ी खबर है, और लाहौर हाई कोर्ट में जो इन्होंने ऑर्डीनेंस दायर किया हुआ था, जो ऑर्डीनेंस जारी किया था जिसमें जो रिटायर्ड जजिस ट्रिब्यूनल में तैनात करने और नैब ऑर्डीनेंस जो था, ये ऑर्डीनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज था, इसकी भी समाअत कल होने जा रही है। कल का दिन इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, तीनों अदालतों में ये तीन मुकदमे होंगे। जस्टिस हैं जी जस्टिस शम्स महमूद हैं जो कि कल इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। और इस पर एक और अपडेट आपको ये भी देता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ज़राए का ये कहना है, ये जो ऑर्डीनेंस जारी हुआ और जो लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया जी कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो नाम दिया उन्हीं जजिस को तैनात करे, इस पर जी इलेक्शन कमीशन ज़राए का ये कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो अब बेमानी हो चुका है, चूँकि ऑर्डीनेंस जारी हो गया और ये कानून बन चुका है। यानी कि दूसरे मानों में आप इसको ये कहें कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया उसको ये नहीं मानेंगे और ये रिटायर्ड जज ही ट्रिब्यूनल में तैनात करेंगे ताकि फॉर्म 45 वाला मामला फिर अपनी मर्ज़ी से बादुल नज़र में चलाया जा सके। तो कल इसकी समाअत होने जा रही है। तो इस तनाजुर में आप देखें तो ये केस इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि अगर ये ऑर्डीनेंस को उड़ा दिया जाता है तो फिर ये जो इलेक्शन कमीशन सोच रहा है कि नहीं जी वो तो फिर नहीं मानेंगे लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म और अपना ही वो काम करेंगे, और ऑर्डीनेंस जारी हो गया है और ऑर्डीनेंस भी जहाँ पर इनकी मर्ज़ी होती है, जहाँ पर ये फंसते हैं तो अपने लिए ऑर्डीनेंस ये जारी कर देते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो लाहौर हाई कोर्ट ने अगर कोई स्टे दे दिया, ऑर्डीनेंस को उड़ा दिया, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये रास्ता भी बंद हो जाएगा और वही 6 जजेस होंगे जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दिए हुए हैं नाम, वही केस की समाअत करेंगे ट्रिब्यूनल्स में फिर, और फिर ट्रिब्यूनल में पकड़ किसकी होनी है? इलेक्शन कमीशन की भी होनी है कि फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47 वाला जो मामला है वो सारा उन्हीं से ही जुड़ा हुआ है
कैसे वो फॉर्म 47 जारी कर सकता है, ताकि जो अभी एक हलके का जो कंपेयर किया गया NF 47 का, उसमें सारे फॉर्म 45 PTI के साथ मैच कर रहे हैं। तो बहरहाल मंडे वाला दिन लाहौर हाई कोर्ट में भी इस तनाजुर में देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। तो ये नाज़रीन 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताता चलो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है और तर्जुमान है रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने ये बयान दिया है कि फॉर्म 47 से इक़्तिदार में आने वालों से बातचीत किसी सूरत नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, ये पाकिस्तान ये जो तीनों जमातें हैं ये मैंडेट चोर हैं, इनसे किसी सूरत जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं किए जाएंगे। मुसलसल पैगामात भेजे जा रहे थे, इवन के मुसद्दिक मलिक वज़ीर कानून जो हो गए, ये भी इनडायरेक्टली जो मैसेजेस दे रहे थे जी, वो भी यही कि खान साहब किसी तरीके से डील दे दें। लेकिन वंस अगेन खान साहब के तर्जुमान ने बयान दे दिया है कि किसी सूरत किसी को भी कोई जो डील है वो नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट महाज खोल दिया है। और मौलाना फजल रहमान साहब क्या फरमाते हैं ज़रा सुनिए। उन्होंने एक मुजफ्फरगढ़ में उन्होंने जो खिताब है वो किया है जी, और वो कहते हैं कि बगावत वो इदारे कर रहे हैं जो आइन तोड़ते हैं। उन्होंने ये कहा है जी कि पाकिस्तान के क़याम में कोई किरदार नहीं बल्कि तोड़ने में तुम्हारा किरदार है। अगर हमें गिरफ़्तार होना पड़ा तो गिरफ़्तारी देंगे, और अगर कब्र में जाना पड़ा तो इसके लिए भी तैयार हैं। तुमने 35 लाख टन कीड़े वाला गंदम क्यों मंगवाया, तुमने किसके साथ सौदा किया। ये मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब मज़ीद कहते हैं कि बगावत हम नहीं कर रहे, बगावत वो इदारे कर रहे हैं जो आइन तोड़ते हैं। जर्नेलों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया। हम इदारों को बताना चाहते हैं कि हम अपना हक भीख मांग कर नहीं, जंग लड़ कर लेंगे। तुमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने का ऐलान किया, लेकिन दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। मौलाना फजल रहमान ने तो बड़ी सख्त एक ज़ुबान भी इस्तेमाल कर ली और पूरी चार्जशीट उनकी जानिब से लगा ली गई है। उन्होंने कहा जी, अगर दहशतगर्दी सरहदों से हो रही है तो फिर तुम सरहदों पर कहाँ खड़े हो। तुमने 20 साल में कबाइल को तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी तुम्हारे किरदार की वजह से अपने इदारों से नफरत करते हैं। रियासत के लबादे में किसी को गद्दार कहने की कोशिश ना करो, जो भी होगा तुम्हारी वजह से होगा। अमन व अमान तबाह हो रहा है। KP और बलूचिस्तान के लोग शदीद बदअमनी का शिकार हैं। मैं जानता हूँ कि KP में इदारों की रिट ख़त्म हो चुकी है। आइन के तहत कौम को इस्लामी निज़ाम और माशी हकूक़ देना होंगे। उलमा ने क़याम अमन में इदारों का साथ दिया है, क्या यही उनका गुनाह है। 4th शेड्यूल हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। ये जज्बा अब बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं। 7 सितंबर को ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली के मौका पर मीनार पाकिस्तान पर जो है वो यौमुल फतह मनाएंगे। उम्मीद है कि अदालत उज़्मा कादियानियत पर अपने फ़ैसले के ज़रिए कौम को शाहराह दस्तूर पर जमा होने का मौका नहीं देगी। बहरहाल जी, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने ख़िताब किया है और इसमें इदारों के हवाले से मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी एक जो महाज है वो खोल दिया गया है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि अदालत में बदतमीज़ी पर वफाकी सेक्रेटरी गिरफ़्तार, कैद का हुक्म और माफ़ी पर ज़मानत। ये अहम मुकदमा हुआ है जी रावलपिंडी की अदालत में। तफसीलात आपसे शेयर करते हैं जी। सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट आदिल सरवर सयाल की अदालत में एक मुकदमे की पैरवी के लिए पेश होने वाले मुद्दई मुकदमा की जानिब से इख्तियार किए गए हितक आमेज़ रवैया, सलूक और बदतमीज़ी पर अदालत ने फौरी नोटिस लेते हुए मुद्दई मुकदमा मेंबर प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स IT एंड टेलीकॉम को कमरा अदालत से गिरफ़्तार करवा दिया। तो ये जी इन अफसरान का रवैया है अदालतों के अंदर। और मेरे ख़्याल से जिस तरीके से गुज़श्ता कुछ वक्त में अदालतें बेवक़्त हुई हैं, जिस तरह से फ़ैसले नहीं माने गए, चीफ़ जस्टिस साबिक जो थे उमर अता बंदयाल साहब, और इंतज़ामिया और पुलिस ने शायद अपने आप को क्या समझ लिया था। तो पुलिस के साथ फिर जो कुछ हुआ, बहावल नगर वाला जो वाक़या था वो भी आपने जो है वो देखा होगा। और फिर इसी तरीके से ये रवैया अदालतों के अंदर। लेकिन शायद अब बहुत सौ को ये समझ नहीं लग रही कि अदालतों ने जो स्टैंड लिया हुआ है, इस स्टैंड से उन्हें कोई पीछे नहीं कर सकता। और अब ऐसा नहीं होगा कि अदालतें कोई हुक्म दें और उन अहकामात की खिलाफ वर्जी की जाए। अदालत ने सेशन 228 के तहत 15 रोज़ कैद और 2000 रुपये जुर्माना अदायगी की सज़ा सुना दी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में फेडरल सेक्रेटरी को 5 रोज़ मज़ीद कैद की सज़ा भुगतना होगी। फेडरल मेंबर टेलीकॉम मोहम्मद उमर मलिक एक मुकदमे में मुद्दई के तौर पर अदालत में पेश हुए थे। ताहम दौरान समाअत अदालत में नामुनासिब और हितक आमेज़ रवैया और बदतमीज़ी पर अदालत ने सेशन 228 के तहत ट्रायल किया और सज़ा का हुक्म सुना दिया। मेंबर IT को अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। अदालती हुक्म के तहत जुर्माना अदा न करने की सूरत में
इन्हें मज़ीद 5 रोज़ कैद भुगतना पड़ेगी। दरी असना सज़ा याफ्ता आला अफसर के गैर मशरूत माफ़ी मांगने पर अदालत ने इनकी ज़मानत मंजूर कर ली और गिरफ्तार आला सरकारी अफसर उमर मलिक को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म के साथ ही आला अफसर को पुलिस ने बख्शी खाने से रिहा कर दिया। तो 1 लाख के ज़मानती मुचलकों के एवज़ इनकी जो ज़मानत है वो हुई है। तो ये जी कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।